तो ढेर सारी खबरें आपके लिए और एक एक करके विस्तार से सारी खबरें आपको बताएंगे। पहले नंबर पर है लोकसभा से खबर। लोकसभा में आखिरकार एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया था। आज उन्होंने लोकसभा में इस बिल पर सरकार की तरफ से चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के दौरान जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक होते रहे हैं, लेकिन शायद उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जैसी अब की जा रही है। जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 था, उसमें था कि एनी पर्सन और पर्सन्स इन्वॉल्व्ड विल बी लायबल टू अ पनिशमेंट नॉट लेस देन 3 to 5 years एंड अ फाइन अप टू 10 लाख। आज ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसके तहत द सेम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट हैज बीन मेड नॉट लेस देन 5 to 10 years एंड फाइन अप टू 50 लाख। मजबूत थी, देयर वाज फाइन अप टू 1 crore इन द 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 crore किया जा रहा है। इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में यह भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years। उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि नया कानून बनने के बाद पेपर लीक होने पर वारदात से लेकर फैसले तक 5 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 था, उसमें था कि एनी पर्सन और पर्सन्स इन्वॉल्व्ड विल बी लायबल टू अ पनिशमेंट नॉट लेस देन 3 to 5 years एंड अ फाइन अप टू 10 लाख। आज ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसके तहत द सेम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट हैज बीन मेड नॉट लेस देन 5 to 10 years एंड फाइन अप टू 50 लाख। मजबूत थी, देयर वाज फाइन अप टू 1 crore इन द 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 crore किया जा रहा है। इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में यह भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years। इधर चर्चा में कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। गोगोई ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बिल सिर्फ दिखावे का बिल है। उन्होंने इस बिल को सरकार की विफलता का स्मारक बता दिया। बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं, लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है, और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं, और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो चढ़ावा नहीं बचा सके वो पेपर लीक कैसे बचाएंगे। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए, कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है। गुप्त दान
और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा कि एंटी पेपर लीक बिल पीएम मोदी की सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। इधर जंतर मंतर पर सीजेपी के धरना प्रदर्शन मामले में पुलिस के लाठीचार्ज करने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पूरी डिटेल बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब मामलों की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसआईटी भी बनाई जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने पर अभी भी कोई निर्देश जारी नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी छात्र इस प्रदर्शन में शामिल थे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 18 साल से कम उम्र के छात्र हैं जिनको डिटेन किया गया है उनको तुरंत रिहा किया जाए। उसके साथ साथ जो भी छात्र जिनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है उनको भी तुरंत रिहा कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी सीसीटीवीज हैं या जो भी वीडियोज हैं, बॉडी कैम्स हैं, उनकी फुटेज को सुरक्षित रखे जाने की जरूरत है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी छात्रों का कोई भी निजी डाटा है उसको किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को नोटिस भेज करके जवाब मांगा है और अगली हियरिंग के दौरान जो भी उनके चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भी उपस्थित होने के निर्देश दिए। इस बीच पुलिस अधिकारियों के परिवार वालों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि इसमें पुलिस वाले अधिकारियों को भी काफी चोटें आई हैं, इस मामले की पूरी से जांच की जानी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सबको नोटिस जारी कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को करेगा। जी, और नीट यूटी पेपर लीक मामले में प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर के बाद अब सरकार बैकफुट पर है। बिहार में और असम में सरकार ने सभी प्रदर्शनकारी छात्रों पर से केस हटाने का फैसला किया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने 27 जुलाई को एक चिट्ठी जारी की है। इसके अलावा असम सरकार ने भी केस वापस लेने का फैसला किया है। प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस प्राधिकरण कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसे मामलों को इस संबंध में आगे कार्रवाई के बिना बंद माना जाएगा। दरअसल केंद्र और सीजेपी के बीच जो समझौता हुआ था उसके तहत ही एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई वापस ली जा रही है। हफ्ते में दूसरी बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचिवों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वेस्ट एशिया जैसे संकट से निपटने के स्थायी उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। पूरी खबर के लिए हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, आज की बैठक एक बार फिर प्रधानमंत्री सचिवों के साथ बैठेंगे, क्या चीजें डिस्कस हो सकती है, कितनी अहम है ये बैठक? देखिए, ये बैठक 3 लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तो हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार ये बैठक बुलाई गई है और पहली बार में प्रधानमंत्री ने कैसे मौजूदा समस्याएं हैं उससे निपटने की बातचीत हुई थी, लेकिन उससे पहले 7 अलग अलग सचिवों के समूह बना दिए गए थे और जिसमें एक समूह देख रहा था कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे क्या करना है, एक समूह देख रहा था कि सिक्योरिटी के मोर्चे पे क्या करना है, फर्टिलाइजर के मोर्चे पे, ऐसे अलग अलग समूह बनाए गए थे। अब उन 7 समूह जो सचिवों के समूह हैं उनकी तरफ से इस बैठक में प्रेजेंटेशन दिए जाने की संभावना है और मुख्य फोकस ये रहेगा कि अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस जैसे जो मामले आए, ईरान यूएस युद्ध जैसे जो मामले आए, ऐसे हालात से स्थायी तौर पर कैसे निपटा जाए, वैकल्पिक व्यवस्था को कैसे स्थायी बनाया जाए, कच्चे तेल की निर्भरता को कैसे कम किया जाए, इंपोर्ट को निर्भरता को कैसे कम किया जाए। इसके लिए सचिव के समूह जो था आपस में पहले कई दौर की बैठकें कर चुके हैं और अब ये प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बाद माना जा रहा है किसी बड़े रिफॉर्म की शुरुआत यहां से हो सकती है और इसके बाद आप देख सकते हैं कई बड़े फैसले आते हुए दिखेंगे। और एक और चीज, ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पिछले ही हफ्ते सचिवों के स्तर पे बड़े पैमाने पर फेरबदल यहां पे किया गया है और उस फेरबदल करने के बाद अब नीट जैसे मामले सामने आ गए, तो मुझे लगता है कि यहां से कुछ विशेष दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से भी निकल कर सामने आ सकते हैं इस बैठक में। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटाने के मामले में आईटी मंत्रालय ने मेटा के अधिकारियों को समन भेजा है। विभाग ने मेटा के ग्लोबल ऑफिसेस को बुलाया है, तलब किया है। समन में कंपनी के पब्लिक पॉलिसी हेड को तलब किया गया है। इधर मेटा ने सफाई दी है कि प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था या हट गया था। अब वीडियो में सुधार करके उसे अनब्लॉक कर दिया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी का वही पहला सेल्फी वीडियो था जिसे उन्होंने नीट प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए बनाया था। इसमें प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को गंभीर समस्या बताया था और इसके लिए पर्याप्त कदम उठाने की बात कही थी। अब बात बाजार की। जुलाई की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आया। दिन भर उतार चढ़ाव के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी की क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही। हालांकि मिड कैप और इंडेक्स और हल्की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा है। तो कैसा रहा बाजार का ओवरऑल हालचाल, बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन और मार्केट में आज एक टिपिकल एक्सपायरी मूव देखने को मिला। बाजार ने एक रेंज में कारोबार किया और अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली और करीब करीब आधे % के दबाव के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स यहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिला और मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड कारोबार आज के सत्र में हमें देखने को मिला। आज की सेक्टोरल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर कल के मुकाबले काफी खराब होती हुई नजर आई। निफ्टी आईटी ने आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और इसके अलावा रियलिटी स्पेस जहां कल भी तेजी थी तो आज भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा फार्मा और ऑटो में थोड़ी बहुत खरीदारी नजर आई, लेकिन बाकी सारे ही काउंटर्स पीएसयू बैंक, मेटल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, कैपिटल गुड, सारे ही इंडेक्स जो है वो गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन आज के निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर आज जो गेन्स दिखाई दिए उसमें आईटी काउंटर्स लीड करते हुए नजर आए। टीसीएस काफी अच्छा कारोबार किया और 4.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। इटर्नल कल यहाँ पर गेन्स थे और आज भी अपनी तेजी को कंटिन्यू करते हुए नजर आया ये काउंटर। इसके अलावा टेक महिंद्रा आईटी स्पेस से यहाँ पर भी अच्छे खासे गेन्स हमें दिखाई दिए। इसके अलावा नेस्ले यहाँ पर भी एक अच्छा खासा कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन आज के लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर HUL, BEL, कोल इंडिया तीनों के ही नतीजे आए और स्ट्रीट को नतीजे पसंद नहीं आए, जिसके बाद स्टॉक पर डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली और ये सारे ही स्टॉक निफ्टी 50 लूजर में शामिल हुए। लेकिन एक स्पेस है जो कल भी फोकस में था और आज भी यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली है, वो है रियलिटी स्पेस। यहाँ पर लोधा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज सारे ही काउंटर्स थे जिन्होंने आज रियलिटी स्पेस को लीड किया। लेकिन एक और स्पेस है जो आज फोकस में रहा, वो है FMCG स्पेस। यहाँ पर गिरावट नजर आई। वरुण बेवरेज, HUL, टाटा कंज्यूमर, बलरामपुर चीनी, ये सारे स्टॉक थे जिन्होंने आज जो है FMCG स्पेस को सपोर्ट नहीं किया और यहाँ पर गिरावट नजर आई। तो आज का मार्केट का मूड और माहौल एक रेंज बाउंड नजर आया। फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। CNBC आवाज के सूत्रों के मुताबिक आगामी GST काउंसिल की बैठक में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। करीब 22 से 25 ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की गई है जिसमें रॉ मटेरियल पर 18% GST लगता है, जबकि फाइनल प्रोडक्ट पर सिर्फ 5% GST है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स को आगामी GST काउंसिल की बैठक में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सर्विसेज और कैपिटल बेस्ड गुड्स से जुड़े करीब 22 से 25 आइटम्स की लिस्ट बनाई गई है, जिसके इन्वर्जन को आगामी GST काउंसिल की बैठक में करेक्ट किया जा सकता है। दरअसल ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर रॉ मटेरियल यानी इनपुट पर GST ज्यादा लगता है, जबकि फाइनल प्रोडक्ट पर GST ज्यादा होता है। ऐसे में इंडस्ट्री का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट लगातार अटक रहा है। ऐसे में इंडस्ट्री लगातार संबंधित मंत्रालयों से संपर्क में थी और इसी आधार पर यह लिस्ट बनाई गई है जिस पर आगामी GST काउंसिल की बैठक में फैसला हो सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर खासतौर से अगर फूड प्रोसेसिंग में देखें तो एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग ऐसे आइटम्स हैं जहां पर अभी भी 18% GST लगता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट मोस्टली 5% GST पर है। वहीं अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो जो आर्टिफिशियल स्टेबल फाइबर्स होते हैं उन पर अभी भी 18% GST लगता है, जबकि 2500 रुपए से जितने भी कम के रेडीमेड गारमेंट्स हैं वहां पर 5% GST लगता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री का अच्छा खासा इनपुट टैक्स क्रेडिट अटक रहा है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आगामी GST काउंसिल की बैठक में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने पर फैसला हो सकता है।
आपके लिए कुछ और खबरें। अमृतसर से यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर के शहरों में जाना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अमृतसर से हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब विदेश जाने वाले यात्रियों को पहले की तरह यात्रा के हर पॉइंट पर बार बार चेक इन, इमिग्रेशन और कस्टम से नहीं गुजरना होगा। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। वाराणसी के बाद अब अमृतसर बन गया है देश में हब एंड स्पोक मॉडल का दूसरा एयरपोर्ट। इस मॉडल का मतलब ये है कि देश के जो छोटे शहर हैं, टियर 2 या टियर 3 जो शहर हैं, उन्हें कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से एक हब के जरिए। इस केस में जो हब है वो है दिल्ली एयरपोर्ट, और जब आप यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ आपको दोबारा से इमिग्रेशन कस्टम की ज़रूरत नहीं होगी इस मॉडल के अंदर। यानी कि सारी जो रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन की, कस्टम की, वो पहले पॉइंट पे ही कर ली जाएगी। यानी कि यहाँ पे अमृतसर या वाराणसी या किसी भी स्पोक एयरपोर्ट पर ही यहाँ पे पूरी कर ली जाएगी। इसकी व्यवस्था की जाएगी। जो बैगेज की रिक्वायरमेंट है सब कुछ यहाँ पे होगा। दिल्ली के साथ ही अमृतसर की कनेक्टिविटी होगी और 4 घंटे के अंदर जब आप दिल्ली पहुंचते हैं 20 से ज़्यादा जो डेस्टिनेशंस हैं इंटरनेशनल, उसकी कनेक्टिविटी का विकल्प रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि देश के अलग अलग जो छोटे शहर हैं उन्हें कनेक्ट किया जाए। फिलहाल वाराणसी और अमृतसर को ही इस मॉडल में रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में जो सरकार की योजना है, देश में 4 बड़े हब बनेंगे और 40 से ज़्यादा स्पोक बनेंगे। यानी कि जो छोटे शहर, तो जो छोटे शहरों की कनेक्टिविटी है उनकी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कनेक्टिविटी हो पाएगी। और जब आप दिल्ली या मुंबई या किसी और हब में पहुंचते हैं तो वहाँ एक छोटा सा एरिया रखा जाएगा जहां पैसेंजर्स को सेग्रीगेट किया जाएगा। यानी कि दोबारा से आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सीमलेसली जो है आप अपने इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। रोहन सिंह, अमृतसर। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी के बीच आज मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत भी दी। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में आज तेज बारिश हुई। हालांकि कुछ घंटों की बारिश के कारण जगह जगह जल भराव भी देखने को मिला, जिससे स्कूल कॉलेज जाने वाले और नौकरी पेशा लोगों को परेशानी हुई। कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। सदर बाजार में भी घुटनों तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। भारत की झोली में एक और गोल्ड आ गया है। भारत की शर्मिला धनखड़ ने पैरा शॉट पुट में F57 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो किया। इसके अलावा भारत ने सोमवार को 5 मेडल और हासिल किए। हाई जंप में सर्वेश कुमार और वेटलिफ्टिंग में 89 किलोग्राम वर्ग में अजय बाबू ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पैरा शॉटपुट में शिल्पा के शायला ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं बिंदिया रानी देवी ने 58 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेडल टैली में भारत कुल 10 मेडल के साथ 8वें स्थान पर है। आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर आपके लिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट कीजिए। सिंपल स्क्रोल्स पर और बस एक क्लिक पर आप पाएंगे ढेर सारी नई, ताजा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।